हेलो स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने। उसमें हमने 2 इलस्ट्रेशंस कर लिए थे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम बनाते हैं ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट का पता लग सके कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सो दैट डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए कि कौन से डिपार्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, और कौन से डिपार्टमेंट्स को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो उसी के कंटिन्यू में करते हैं आज इलस्ट्रेशन 3। एक कंपनी है, 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स विच आर एज फॉलोज। कौन से एक्सपेंसेस को बांटना है हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो में? सैलरी एंड कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स और इंश्योरेंस। ये 4 एक्सपेंसेस हैं और उनको कह दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो में डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं आपको याद ही होगा, आप 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फाइनल रिजल्ट्स दिखाने हैं हर डिपार्टमेंट के, और ऑल्सो कंबाइंड रिजल्ट्स विद परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो शुरू करते हैं। डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट बनाया, किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो आप। जनरल जैसे बनाते हैं ना, वर्टिकल तरीके से, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, उस तरह से भी बना सकते हैं। 5 डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन एक ही शीट के अंदर 5 कॉलम डेबिट में, 5 कॉलम क्रेडिट में, साथ में टोटल कॉलम, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने इस फॉर्मेट में बनाया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऐड करे, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, बाकी आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो के अंदर हमने बांटना है आगे चारों के चारों एक्सपेंसेस को। 49,000, 29,000, 9,000, 25,000, 33,000, टोटल हो गया 1,45,000। रेशो क्या होगी? 49/145, 29/145, 9/145, 25/145 और 33/145। तो सैलरी एंड कमीशन देखिए टोटल है 5,510। तो इस रेशो में बांटेंगे तो क्या करेंगे? 5,510 इंटू पहले डिपार्टमेंट के निकालने के लिए 49 डिवाइडेड बाय 145, ये आ जाएगा 1,862। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स का बाकी बेसिक मैथ है जो आपको आता ही है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ इसी तरह से, रेंट एंड रेट्स के साथ इसी तरह से, और इंश्योरेंस के साथ भी इसी तरह से। ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। जब इन 5 आइटम्स को मिला देंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी एंड कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स और इंश्योरेंस, अब जब इन 5 को मिला दिया तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के साथ हम किसको कंपेयर करेंगे? सेल्स को, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता रहे। पहले डिपार्टमेंट में टोटल कॉस्ट है 51,989 और पहले डिपार्टमेंट में सेल है 48,000। कंपेयर किया, कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, इसका मतलब यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी में भी लॉस है, डिपार्टमेंट सी में भी लॉस है, डिपार्टमेंट डी में भी लॉस है और डिपार्टमेंट ई में भी लॉस है। सभी का लॉस मिला के दिस इज़ 22,345। हमें क्या कहा था कि परसेंटेज फाइनल रिजल्ट्स निकालना है और उनकी परसेंटेज ऑन सेल्स निकालनी है इन ईच डिपार्टमेंट और ऑल्सो विद टोटल। अब देखो लॉस है 3,989, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 3,989 डिवाइडेड बाय, को डिवाइड करेंगे। जब भी हमने रेशो निकालनी होती है हम इसके नीचे रख देते हैं सेल वैल्यू को। सेल वैल्यू है 48,000 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 100। ये जो भी आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नेट लॉस। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स की और टोटल की परसेंटेज ऑफ लॉस निकल जाएगा। देखिए नेट लॉस अपॉन सेल्स इंटू 100, दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ नेट लॉस। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हो रहा है? डिपार्टमेंट बी के अंदर, उसके बाद 46.5%, उसके बाद डिपार्टमेंट ई में 16.7%, उसके बाद डिपार्टमेंट डी में 15.3%,
फिर डिपार्टमेंट ए में 8.3% और फिर डिपार्टमेंट सी में 0.5%। वेट ए सेकेंड बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स। अब जहाँ पर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स भी होती हैं। किसी को कुछ माल चाहिए या दूसरे डिपार्टमेंट के पास में है या फिर एक डिपार्टमेंट से प्रोसेस होके माल दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, तो इस सब की अकाउंटिंग होती है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिसीविंग पार्टनर्स होते हैं, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, वो जो भी डिपार्टमेंट से किसी ना कुछ भी लेगा वो उसको एज एक्सपेंस दिखाएगा कि हमने ये खर्च है, डेबिट साइड में दिखाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइक परचेज़, जैसे बाहर से परचेज़ करते हैं वैसे ही किसी और डिपार्टमेंट से लिया है। इसी तरह से जो भेजेगा गुड्स, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उसको दिखाएगा सेल की तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड की ये बुक्स दी हुई हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, जो कि परचेज में से लेस होके करके दिखाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि सेल्स रिटर्न जो हम सेल्स में से लेस करके दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद देखिए, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी 10,000, A to C 20,000, ठीक है। B to A 5,000, B to C 10,000, C to A 10,000, C to B 9,000। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। कौन से? टेलीफोन चार्जेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस चार्जेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट टू बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस 1/4, 1/4 और 1/2, 24,000। 1/4, 1/4 और 1/2, इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है। रेशो क्या हो जाएगी 1/4, 1/4, 1/2 की, सीधे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप रेशो देखें तो रेशो हो जाएगी 1:1:2। अदर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड। अब आपको ध्यान होगा डिस्काउंट अलाउड कौन सी रेशो में बांटते हैं आप? सेल्स की रेशो में। लीगल एक्सपेंसेस, ये जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट सेल की रेशो में। इनकम टैक्स ये भी जाएगा जनरल P&L अकाउंट में। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है कॉलमर फॉर्म में और जनरल P&L अकाउंट बनाना है एलोकेटिंग द अबव एक्सपेंसेस एज यू डीम फिट, ठीक है। जो अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, उस बेसिस पे आपको ये एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। वो हमने देख लिया। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स को हम सेल्स की रेशो में बांट रहे हैं। लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स जनरल P&L में जाएगा। बाकी सब दे ही रखा है, हमें अकाउंट्स बनाकर दिखाने हैं। कंटिन्यूइंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किस तरह से बनाएं। बाकी सब चीज़ें हमें क्लियर थी। हमने देखना था कि डिपार्टमेंटल परचेजेस का ट्रीटमेंट। डिपार्टमेंट ए ने जहाँ जहाँ से लिया है वो दिखाएगा अपने डिपार्टमेंटल परचेज में। ए ने कहाँ कहाँ से लिया है? B to A है 5,000, B to A 5,000, B to A 5,000, C to A 7,000, टोटल हो गया 12,000। तो डिपार्टमेंट ए क्या लिखेगा डिपार्टमेंटल परचेजेस में? 12,000, ठीक है। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी ने लिया है ए से 10,000 और डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट सी से लिया है 9,000, टोटल हो गया 19,000। तो डिपार्टमेंट बी का डिपार्टमेंटल परचेज है 19,000। डिपार्टमेंट सी का देखते हैं। डिपार्टमेंट सी ने डिपार्टमेंट ए से लिया है 20 और डिपार्टमेंट बी से लिया है 5, टोटल हो गया 25,000। तो डिपार्टमेंट सी का डिपार्टमेंट सी ने ए से लिया है 20 और बी से लिया है 10 है। तो 20 + 10 ये हो गया 30। तो डिपार्टमेंट सी की डिपार्टमेंटल परचेज़ है 30,000। इसी तरह से हम डिपार्टमेंटल सेल निकाल लेंगे। डिपार्टमेंटल ए की डिपार्टमेंटल सेल देखिए
ए ने बी को दिया है 10,000, सी को दिया है 20, तो टोटल सेल 30। बी ने ए को दिया 5, सी को दिया 10, तो टोटल सेल 15। सी ने ए को दिया 7, बी को दिया 9, तो टोटल 16। इस तरह से डिपार्टमेंटल परचेज और डिपार्टमेंटल सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करना है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न्स, वेजेस हैं। इसी तरह से सेल्स हैं, डिपार्टमेंटल सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हम एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे, जैसे कहा है टेलीफोन, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये गया आपका और रेंट इक्वली कहा था, टेलीफोन, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस ये इक्वली कहे थे, तो ये तीनों इक्वली बांट दिए हैं। तीसरा था रेंट, स्पेस के रेशो में बांट दिया 1:1:2 में। डिस्काउंट सेल्स बेसिस पे और बेड डेट्स भी सेल्स बेसिस पे। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो अलोकेटेड ऑन सेल्स बेसिस। बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट, टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर बनाया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एक्सपेंसेस हम डिपार्टमेंटल बेसिस पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं उनको लिखते हैं जनरल P&L अकाउंट में। तो जनरल P&L अकाउंट में तीनों डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, और बाकी एक्सपेंसेस लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट जो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। नीचे वर्किंग नोट के अंदर क्लैरिफाई किया है डिपार्टमेंटल परचेज का टोटल और डिपार्टमेंटल सेल्स का टोटल। ये जस्ट एक वर्किंग नोट है, इसको आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। सेल्स की रेशो में बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड को बांटा है, विच इज़ 6, 12, 18 फाइन। लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स जनरल P&L अकाउंट में लिखा है। दैट इज़ इट। इलस्ट्रेशन 5 देखिए। मोहनलाल 2 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ए और बी, फॉर विच सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। सम ऑफ गुड्स सेंट बाय डिपार्टमेंट ए जो हैं वो बी के लिए रॉ मटेरियल बनती हैं, तो वो ए के लिए क्या हो जाती हैं सेल और बी डिपार्टमेंटल सेल, और बी के लिए हो जाती हैं डिपार्टमेंटल परचेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसी तरह से बी भी कुछ सामान ए को देता है, बी डिपार्टमेंट से कुछ सामान ए डिपार्टमेंट को जाता है। हमें कुछ एक डिटेल्स दी हुई हैं, उस बेसिस पे हमने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दीज डिपार्टमेंट्स निकालना है। टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं डिपार्टमेंट ए के अंदर 10,000, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं 10 लाख, यहाँ पे टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं 5 लाख। टोटल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 10,000 और 5,000 एक्सक्लूडिंग द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स। अब ये 10,000 कॉस्ट जो है इसके अंदर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स की वैल्यू जुड़ी हुई नहीं है। यूनिट्स तो बनाई हैं 10 लाख, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट है 10,000 जिसका मतलब, और उसके अंदर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई, इसका मतलब 10,000 के अंदर कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट कम जुड़ी हुई है। इसी तरह से इस 5,000 के अंदर भी कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए ताकि पता चल जाए टोटल कॉस्ट क्या है। वो ही देखते हैं कि ये अमाउंट हमने कैसे निकालनी है कि क्या जोड़ें इसके अंदर। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 2.5 लाख यूनिट दी हैं, डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट ए को 1 लाख यूनिट दी है। ये जो वर्ड है ना एंड द लेटर ट्रांसफर्ड, जैसे कि लाइन में पहले आया ए ट्रांसफर टू बी एंड द लेटर मतलब इस लाइन में बाद में बी की बात करिए, यानी कि बी ने ट्रांसफ़र की हैं 1 लाख यूनिट्स। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, हमने सपोज कर लिया कि डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट है एक्स और बी की टोटल कॉस्ट है वाई। एक्स टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए 10,000 प्लस समथिंग, वो समथिंग इसने कैसे निकाला, इन्होंने किसको दिया है डिपार्टमेंट एक्स ने, एक तो इनकी पर्सनल कॉस्ट हो गई 10,000, उसके बाद में इन्होंने वाई से ली हैं 1 लाख यूनिट्स। वो 1 लाख यूनिट्स कितने में से हैं 5 लाख यूनिट्स में से, तो टोटल यूनिट्स थी 5 लाख, उनमें से 1 लाख ले ली और उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी वाई। यहाँ अगर क्लियर हो जाता है तो आधी बात यहीं सॉल्व हो जाएगी।
एक्स की हमने टोटल कॉस्ट, हमने डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट निकालनी है। जो हमें ये तो पता लग गया कि 10,000 प्लस समथिंग है। वो प्लस समथिंग क्या होगा, जो उसने वाई से लिया है उसकी कॉस्ट, क्योंकि 10,000 तो उसके अपने वहाँ की है। इंटर डिपार्टमेंटल परचेज़ किया है, उसकी कॉस्ट नहीं पता उसको, तो उसने लिया है वाई से। वाई ने 5 लाख बनाई है, 5 लाख में से 1 लाख ले ली, तो 1 लाख बटा 5 लाख, और वाई की टोटल कॉस्ट, बी की टोटल कॉस्ट है वाई, तो एक्स क्या होगा 10,000 प्लस 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू वाई। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनकी अपनी कॉस्ट 5,000 प्लस इन्होंने डिपार्टमेंट ए से कितना लिया है 2.5 लाख यूनिट, 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए दैट इज़ एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, x की इक्वेशन में y है, y की इक्वेशन में x है। किसी भी एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम y या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया। x इक्वल टू 10,000 प्लस 1/5y, y इक्वल टू 5,000 प्लस 1/4x। तो जब हम एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी में पुट करेंगे, जैसे यहाँ हमें y की वैल्यू पता लग गई, दैट इज़ इट इज़ 5,000 प्लस 1/4x। तो जब ये हमने x की इक्वेशन में वैल्यू डाल दी तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करते करते x की वैल्यू आ गई 11,579, यानी कि डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट है 11,579। और फिर जब इस सोल्ड वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ डिपार्टमेंट बी की टोटल कॉस्ट। अब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट, ये डिपार्टमेंट बी को कितनी यूनिट्स भेजती, आउट ऑफ दीज इतनी भेजती, तो वो आ गई इसकी, ये आ गई बैलेंस इनकी पर्सनल कॉस्ट। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के अंदर थोड़ा सा अलग है पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। ट्राई इट एट योर ऑन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, फाइंडिंग आउट मिसिंग क्लोजिंग स्टॉक। इन केस हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिसिंग है। अब देखिए, अगर एक वैल्यू मिसिंग होगी तो हमें कोई दूसरी वैल्यू ज़रूर दी हुई होगी एज ए हिंट, कि जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। आलोकनाथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर के जो ऑनर हैं, इन्होंने कहा कि 2 डिपार्टमेंट्स एक्स और वाई के सेपरेट प्रॉफिट्स निकालने हैं फॉर द मंथ 1 मंथ एंडिंग 31 जनवरी 1987। स्टॉक ऑन 31 जनवरी पता नहीं चल पाया, लेकिन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलता था, अब हमको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 40% और 30%। वो करके हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर 5 डिपार्टमेंट्स। अब इन्होंने हमसे मांगा कौन सा है, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का, एक्स और वाई, जबकि इनके हैं कितने, 5 डिपार्टमेंट है पूरे बिजनेस में, जिसके की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000 और 800, जो बांटने हैं डिपार्टमेंटल सेल्स की रेशियो में, एक्सेप्ट एज टू 1/6 विच आर टू बी डिवाइडेड इक्वली। सेल्स फॉर रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स इज़ 1,02,000। इसको बाद में देखते हैं, इस पैराग्राफ को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। हमने बनाना है इस मंथ के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट। मेंटेनिंग ए स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 8% ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन 31 जनवरी 1987। पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखिए। बाय सेल्स, टू स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और कुछ नहीं आना यहाँ पे। वेजेस आते, वो वेजेस दे नहीं रखे हैं हमें। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 40% डिपार्टमेंट एक्स के लिए। डिपार्टमेंट एक्स की सेल है 42,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 42,000 इंटू 40/100। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाई की सेल है 36,000, ग्रॉस प्रॉफिट 30%, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। टोटल करेंगे डेबिट साइड को,
क्रेडिट साइड इसमें से 42,000 लेस कर दिया, ठीक है, बैलेंस आ गया 10,800, यानी कि ये है क्लोजिंग स्टॉक। इधर डेबिट का टोटल है 40,800, इधर क्रेडिट में कितना है 36,000, बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,800 जो कि है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग दे ही रखे थे हर डिपार्टमेंट के। इनडायरेक्ट देखिए हैं कितने 10,800 सारे बिजनेस के, ठीक है, और वो भी कितने, एक महीने के। ये कौन सी रेशो में बांटने हैं, सेल्स रेशो में, एक्सेप्ट एज टू 1/6 विच इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली। पहले तो 10,800 में से 1/6 घटा देते हैं। 10,800 का 1/6 करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा आपके पास में 1800, ठीक है। इस 1800 को बांटना है इक्वली 5 डिपार्टमेंट में। हमारे पास भले ही 2 डिपार्टमेंट है लेकिन बटेंगे तो चारों डिपार्टमेंट में, तो 1800 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 360 और 360, ठीक है। अब 10,800 में से कितने चले गए, 1800 गए, बाकी कितने बच गए हैं 9,000, ठीक है। अब हमने बांटना है इस 9,000 को कौन सी रेशो में, सेल्स रेशो में। अब सेल्स रेशो भी पांचों डिपार्टमेंट की करनी पड़ेगी हमें। क्या हो जाएगी रेशो, 42 रेशो 36 रेशो, बाकी तीनों डिपार्टमेंट की सेल कितनी है, इकट्ठी दे रखी है 102, ठीक है। रेशो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को टोटल करेंगे, इनका टोटल आएगा 180, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए के लिए रेशो हो जाएगी 42/180 और बी के लिए हो जाएगी 36/180। तो शेयर कितना हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, 9,000 इंटू 42/180 और 9,000 इंटू 36/180, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे हम इनडायरेक्ट सेल्स को। स्टॉक रिजर्व मेंटेन करने के लिए कहा है, मेक ए स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 8% ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व बनता है फॉर द पर्पज़ कि अगर अभी तो हम क्या मान रहे हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखने का क्या मतलब है कि वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं बिकता तो उसके लिए एक प्रोविज़न बना लिया है स्टॉक रिजर्व 8%। तो 10,800 का 8% डिपार्टमेंट एक्स में, और वाई का क्लोजिंग स्टॉक था 4,800, तो 4,800 इंटू 8/100 ये डिपार्टमेंट वाई के लिए स्टॉक रिजर्व। बैलेंस एक्स के लिए आया नेट प्रॉफिट, वाई के लिए आया नेट लॉस। कुछ वर्किंग नोट्स दे रखे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखने हैं क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज़ गिवन विदाउट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले ही कहा था इन्होंने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया था अभी सेम वैसे ही ये कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा से करके देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस इसके रेलिवेंट हैं वो करके देखेंगे। इलस्ट्रेशन 7 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है, उसको हम एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। इन केस ऑफ एनी क्वेरी शेयर विद मी। थैंक यू।